तो हाँ भाई मेरी जाने मंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कंसेप्ट। भैया मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल एंड हम पढ़ रहे थे मोल कंसेप्ट। आज है इसका एपिसोड नंबर 2 जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मोल एंड एटॉमिक मास यूनिट को। तो अपनी गेंद हिलाना बंद करो, तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड बिना किसी गंडमस्ती के। बट एपिसोड को एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले पुराने केस को रीओपन करते हैं। आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको सॉल्व करो। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक टीचर थी जिसने बोला कि 1 मोल पेंसिल्स लेकर आओ क्लासरूम के अंदर। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। अब ध्यान से देखो, तो टीचर ने मंगवाई है 1 मोल पेंसिल्स, दैट मीन्स 6.022 इंटू 10 to the power 23 पेंसिल्स आपको लानी पड़ेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक स्टूडेंट था जिसने बोला कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं। अब आप मुझे बताओ, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कैसे अलग हो सकते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स भी 1 मोल है एंड ग्लूकोज भी 1 मोल है, तो आई थिंक दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए। बस डिफरेंस क्या आएगा कि यहां पर 1 मोल हाइड्रोजन होगा और यहां पर 1 मोल ग्लूकोज होगा। बट क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों के अंदर 1 मोल है, दैट मीन्स ये दोनों के दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो बच्चा हो गया गलत, दैट मीन्स ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि 1 मोल चाहे किसी भी चीज का हो उसके अंदर सेम नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो हो गया हमारा पुराना केस रिवाइज। तो आओ अब आज का मुद्दा उठाते हैं। तो मेरी जानेमन ध्यान दो, हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि 1 मोल जो होता है दैट इज 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स। और मैंने आपको बताया था ये यूनिट बहुत ज्यादा बड़ी है। बट हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि साइंटिस्ट की गंडिया में ऐसी क्या चुलती जो उन्होंने इतने बड़े नंबर को ही 1 मोल डिफाइन किया। तो आज आपको इसका रीजन मिल जाएगा। तो चलो अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब साइंटिस्ट ने अपना काम करना स्टार्ट किया और उन्होंने कुछ हाई लेवल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया एंड उन्होंने किसी तरह एक कार्बन एटम का मास पता लगा लिया। जिस टेक्निक का उन्होंने इस्तेमाल किया था उसे हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। एंड इस टेक्निक का इस्तेमाल करके उन्होंने पता लगाया कि एक कार्बन एटम का जो मास होता है वो होता है 2 into 10 to the power -23 ग्राम। मेरी जानेमन, अगर मैं आपको इसको लिख के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ध्यान से देखो इस नंबर को, इससे हमें साफ पता चलता है कि जो एक कार्बन एटम है वो बहुत ही ज्यादा हल्का है। और अगर मैं आपको बोलूं कि अपने केमिस्ट्री लैब में जाओ और इतना कार्बन को वेट करो वेइंग स्केल पे, तो क्या आप कर पाओगे? मेरे भाई, अगर हमको 1 ग्राम भी मेजर करना होता है ना, तो हम एक चुटकी डालते हैं वेइंग स्केल पे और ध्यान देते हैं कि वो 1 ग्राम से ज्यादा हो जाता है। तो ये तो 1 ग्राम से भी हद से ज्यादा छोटा है। तुम्हारी गंडिया में इतना दम नहीं है कि तुम इसको मेजर कर लो वेइंग स्केल पे। तो हमको ये बात तो समझ में आ गई कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कार्बन एटम को वेइंग स्केल पे मेजर करो, तो वो तो आप नहीं कर सकते। तो आओ जरा चेक करते हैं कि हम किस नंबर को वेइंग मशीन पे इजीली मेजर कर सकते हैं। एक कार्बन एटम तो मेजर नहीं हो पा रहा। अब अगर हम 100 एटम्स को ट्राई करें तो उसका वेट आता है इतना, और ये भी इतना छोटा है कि आप इसको भी लेबोरेटरी के अंदर मेजर नहीं कर पाओगे। अगर हम 1 मिलियन एटम्स को मेजर करें तो उसका मास भी इतना छोटा आता है कि आप उसको भी मेजर नहीं कर पाओगे। तो क्या हम 1 ट्रिलियन एटम्स को मेजर कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे। तो आओ जरा 10 to the power 18 एटम्स को मेजर करने की कोशिश करते हैं। आप उसको भी मेजर नहीं कर पाओगे क्योंकि ये भी बहुत छोटा मास है। और आप जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब आपने 10 to the power 18 एटम्स ले लिए, फिर भी उसका मास इतना नहीं आया कि आप उसको लेबोरेटरी के अंदर इजीली मेजर कर पाओ अपने वेइंग स्केल पे। इसका सिंपल सा रीजन है यार, क्योंकि एक एटम जो होता है वो इतना ज्यादा हल्का होता है, इतना ज्यादा हल्का होता है कि हमने 10 to the power 18 एटम्स भी अगर ले लिए तो भी हम उसके वेट को ढंग से मेजर नहीं कर पा रहे लेबोरेटरी के वेइंग स्केल पे। तो साइंटिस्ट के मन में भी यही क्वेश्चन था कि ऐसा हमें कितने कार्बन एटम्स लेने पड़ेंगे कि हम लेबोरेटरी के अंदर उसको इजीली मेजर कर पाए। तो 10 to the power 18 एटम्स तक तो मास बहुत कम आ रहा था, तो हमने 10 to the power 20 एटम्स कर दिए, पर मास अभी भी बहुत कम आ रहा था। तो हम एटम्स को बढ़ाते चले गए और हम पहुंच गए 10 to the power 22 एटम्स तक। जब हमने इसका वेट देखा तो ऑलमोस्ट इस वैल्यू तक तो पहुंच गए थे कि लेबोरेटरीज के अंदर उसको हल्का फुल्का मेजर करा जा सके, लेकिन स्टिल अभी भी मास थोड़ा सा कमी था। तो हमने 10 to the power 22 एटम्स से 10 to the power 23 एटम्स तक जंप किया और उसके बाद चेक किया, तो जो मास था वो एटलीस्ट इतना आने लग गया कि हम लेबोरेटरीज के अंदर उसको इजिली मेजर कर सकते हैं। और आओ जरा इसको हम कैलकुलेशन से प्रूव करते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको ये जान के। जो एक कार्बन आइटम होता है उसका मास होता है 2 into 10 to the power -23 ग्राम। और अब आप मुझे बताओ कि इस वेइंग स्केल पर मैंने अगर 1 मोल ऑफ कार्बन आइटम्स रखे हैं
तो मैंने कितने कार्बन एटम्स रखे हैं? तो मैंने रखे हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम का मास था इतना। तो क्या आप इतने कार्बन एटम्स का मास नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने थे? 6 इंटू 10 टू द पावर 23। अब कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए मैंने इस नंबर को 6 मान लिया है। आप चाहो तो एकदम एक्यूरेट आंसर भी निकाल सकते हो। तो मेरे पास टोटल इतने कार्बन एटम्स थे, और अगर मैं इसको एक कार्बन एटम के मास से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम, तो मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का मास निकलकर आ जाएगा। तो आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 टू द पावर 23 ने 10 टू द पावर माइनस 23 को काट खाया, और हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 12 ग्राम। और अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप 12 ग्राम को लेबोरेटरीज के अंदर मेजर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो मेरी जाने मन। 12 ग्राम तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिल गया, इसको तो आप लेबोरेटरीज के अंदर इजीली मेजर कर सकते हो। तो अब अगर आप ध्यान से सोचो तो एक एक एटम के मास को मेजर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था, क्योंकि एक एटम का मास बहुत छोटा होता है। इसलिए साइंटिस्ट ने इतने सारे पार्टिकल्स का एक साथ स्टैंडर्ड ग्रुप बना दिया, एंड इस स्टैंडर्ड ग्रुप को हम बोलते हैं 1 मोल। एंड 1 मोल को डिफाइन कर दिया एज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। अब क्योंकि एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, यानी मोल बस एक नंबर है, इसलिए इस नंबर को हमने बोल दिया एवोगैड्रो नंबर या फिर एवोगैड्रोस कांस्टेंट, और इसको रिप्रेजेंट कर दिया एज Na, यानी एवोगैड्रो नंबर। अब थोड़ा सा मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं। देखो, एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है, जो कि मैं आपको किसी और लेक्चर के अंदर बताऊंगा, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको बताऊंगा जरूर। अभी तक हमने सिर्फ ये बात करी है कि साइंटिस्ट को इतना बड़ा सा नंबर लेने की क्या जरूरत पड़ गई थी। अब एग्जैक्टली यही नंबर क्यों चूज किया, ये तो हम अपकमिंग एपिसोड्स में ही देखेंगे। बट फिलहाल हमको ये समझ में आ गया कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट के एक मोल एटम्स को ले लूं एंड उसके बाद उन एटम्स को वेइंग स्केल पर रखकर मेजर करूं, तो मास एटलीस्ट इतना आएगा कि मैं उसको आसानी से लैब्स के अंदर मेजर कर सकता हूं। तो इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया को आपने लेबोरेटरी की दुनिया से कनेक्ट कर दिया। बट अभी भी एक चीज ऐसी बची थी जो साइंटिस्ट की गंडियां फाड़ रही थी। अब ध्यान से देखा जाए तो एक कार्बन एटम का मास था 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। अब वैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 2.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। अभी जो आपने याद किया है उसके हिसाब से अगर आपसे कोई कार्बन का मास पूछे तो आप 12 बता देते हो, नाइट्रोजन का पूछे तो आप 14 बता देते हो, ऑक्सीजन का पूछे तो 16 बता देते हो। खुद सोच के देखो, इसको याद करना ज्यादा आसान है या इसको याद करना ज्यादा आसान है? ऑब्वियसली आप बोलोगे ये याद करना ज्यादा आसान है। तो साइंटिस्ट को कुछ ऐसा चाहिए था कि वो इन मासेस को इसके अंदर कन्वर्ट कर दे। अब खुद सोचो, अगर हम हर बार इतना बड़ा डेसिमल वाला नंबर लिखने लग गए तो हमारी तो गंडिया में दर्द हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया कंसेप्ट निकाला, दैट इज AMU। अब AMU पे मूव करने से पहले कुछ जरूरी बातें जो मैं चाहता हूं आपको ऑलरेडी पता हो वो देख लेते हैं। आप सबको ये वाली बात पता होनी चाहिए यार कि जो कार्बन होता है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13 और एक होता है कार्बन 14। अब सोचा जाए तो कार्बन 13 और कार्बन 14 तो झाट भर के हैं, लेकिन कार्बन 12 हमारे लिए थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। कार्बन के तीनों आइसोटोप्स में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कार्बन 12, और इसीलिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट के अंदर भी कार्बन 12 ही पाया जाता है। इसको मेजर करना बहुत आसान होता है, और इंटरनेशनली भी हमने कार्बन 12 को एक्सेप्ट कर लिया एज अ रेफरेंस एलिमेंट। लेकिन अगर आप फिर भी जिद पे अड़ जाओ कि ऐसा क्यों, हमने कार्बन 12 को ही क्यों चूज किया एज अ रेफरेंस, तो ये तो वही वाली बात हो गई कि आप मेरे पीछे पड़ जाओ कि आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रोहित ही क्यों रखा। अभी तो लड़ने वाली बात हो गई, क्योंकि अगर मान लो मेरा नाम मयंक रख दिया होता तो आप मेरे पीछे पड़ जाते कि आपका नाम मयंक ही क्यों रखा। अगर मेरा नाम अमन रख दिया होता तो मेरा नाम अमन ही क्यों रखा। वैसे ही कार्बन 12 को ही क्यों चूज किया, किसी ना किसी को तो चूज करना ही था ना मेरे भाई, तो इसलिए हमने कार्बन 12 को ही चूज कर लिया। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, सारे साइंटिस्ट आपस में बैठे और उन्होंने इंटरनेशनली इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हम कार्बन 12 को एज अ रेफरेंस मान लेंगे। अब आओ बात करते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट को किस तरीके से डिफाइन किया गया। अब आप ऑलरेडी जान चुके हो कि कार्बन 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। कैलकुलेशंस के लिए आपको कार्बन 12 का एक एटम उठा लेना है। तो ध्यान से देखो, तो मैंने ऑलरेडी एक एटम उठा लिया कार्बन 12 का। अब इसकी गांठ फाड़ दो और इसको 12 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दो। जैसे ही आप इसको डिवाइड कर दोगे, जो एक सिंगल पार्ट आया, इसी एक सिंगल पार्ट को आपने क्या बोल दिया, एटॉमिक मास यूनिट बोल दिया। देखो ध्यान से सुनना, एक एटम को ऐसे 12 हिस्सों में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ हमने अपनी कैलकुलेशंस के लिए किया है। ऐसे 12 हिस्सों में थोड़ी तोड़ सकते हो आप एक एटम को, वो भी इक्वल, नहीं पॉसिबल ना ये चीज। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, मतलब सिर्फ हमने कैलकुलेशंस के लिए इस चीज को यूज किया है। बट फिलहाल आप ये जानो कि आपसे कोई भी पूछे कि एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि एक एटॉमिक मास यूनिट को इस तरीके से हमने डिफाइन किया है। सिर्फ पेपर पे डिफाइंड है ये चीज, इस तरीके से हमने डिफाइन किया है कि जो कार्बन 12 का एक एटम था उसको हम सबसे पहले 12 हिस्सों में तोड़ देंगे और किसी भी एक हिस्से को हम बोल देंगे कि वो क्या है, एटॉमिक मास
यूनिट है। अब ध्यान दो तो साइंटिस्ट की घंटियां भी अलग उछलती है। पहले जब ये कंसेप्ट डिफाइन हुआ था तब उस टाइम पे हम इसको एएमयू बोलते थे, जिसकी फुल फॉर्म थी एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन आज की डेट में साइंटिस्ट इसको खाली यू बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मास। तो ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। कहीं कहीं पे आपको एएमयू देखने के लिए मिलता है, कहीं कहीं पे आपको यू देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि यू और एएमयू दोनों क्या है, सेम चीजें हैं। दैट इज 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। तो आओ जरा हम भी एएमयू की वैल्यू निकाल कर देखते हैं। देखो इस लेक्चर के बिगनिंग में मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन एटम का जो मास होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻23 ग्राम। सही है। तो ये एक कार्बन एटम था मेरे पास जिसका मास मैंने बोल दिया 2 इंटू 10⁻23 ग्राम। लेकिन जब मुझे एएमयू की वैल्यू निकालनी है तो मैंने क्या किया था, इसको 12 हिस्सों के अंदर तोड़ दिया था। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड इसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूं, दिस इज 12। सही है। और क्योंकि ये सारे इक्वल हैं तो इसमें से किसी भी एक पार्ट को चूज कर लो तो वही आपका एएमयू हो जाएगा। तो मैंने कोई भी एक पार्ट उठा लिया, तो ये वाला पार्ट मैंने उठा लिया और अब मैं इसके लिए कैलकुलेशंस करने वाला हूं। अगर मुझसे कोई कह दे कि इसका वेट निकाल लो तो क्या मैं निकाल सकता हूं? मैं बिल्कुल निकाल सकता हूं भाई। देखो मेरे पास पूरे का मास था दैट इज 2 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो सबसे पहले मैंने पूरे का मास लिख लिया 2 इंटू 10⁻23 ग्राम, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया था 12 पार्ट्स के अंदर। मतलब हर एक का मास कितना होगा, टोटल का 12th पार्ट। सही है। तो आओ इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आंसर आता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब मेरे को पता आप कंफ्यूज हो गए होगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है यार कि 1 एएमयू जो होता है इसे हम बोलते हैं 1 यू। ये दोनों सेम बातें हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। इस बात को अच्छे तरीके से रट लो क्योंकि ये बहुत काम की वैल्यू है। तो अब हमको एक बात समझ में आ गई कि इस पूरे का मास था 2 इंटू 10⁻23 ग्राम और एक का मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब इस एएमयू ने हमारी हेल्प यहां से यहां पहुंचने में कैसे करी वो तो ऑब्वियसली आप नेक्स्ट लेक्चर में ही जानोगे, बट आई होप आपको समझ में आया होगा कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है। सिंपली एक कार्बन 12 एटम को आपने 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और किसी भी एक हिस्से को फिर आप बोल सकते हो कि वो क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है। अब जो भी हमने पढ़ा उसकी गवाही आपको देगी एनसीईआरटी, जिससे आपको ये ना लगे कि मैं आपको कुछ भी पढ़ा रहा हूं। एनसीईआरटी बोलती है कि 6.022 और एक्चुअली नंबर और भी बहुत कुछ होता है। तो इस पूरे नंबर को हमने बोल दिया था एवोगाड्रोस कांस्टेंट या फिर एवोगाड्रो नंबर। और सॉरी यार, एक पिछले लेक्चर की लाइन रह गई थी कि एलिमेंट्री एंटिटीज क्या होती हैं। मैंने आपको बताया था एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स या किसी भी पार्टिकल को या फिर किसी स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को आप बोल सकते हो एलिमेंट्री एंटिटी। इसके बाद एनसीईआरटी बोलती है कि किसी भी सब्सटेंस का एक मोल हमेशा सेम नंबर ऑफ एंटिटीज को कंटेन करता है, चाहे सब्सटेंस कोई भी हो। मतलब एक मोल ऑफ सोडियम और एक मोल ऑफ पोटेशियम के अंदर अगर मैं बोलूं कि किसके अंदर कितने एटम्स हैं तो आप बोलोगे दोनों के अंदर सेम एटम्स हैं। बस यहां पर सोडियम के एटम्स होंगे और यहां पर पोटेशियम के एटम्स होंगे, पर नंबर हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज दोनों के अंदर 1 मोल है। इसके बाद एनसीईआरटी बोलती है कि कार्बन 12 एटम के मास को हमने डिटरमाइन किया यूजिंग द मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और वो इक्वल आया अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻23 ग्राम के, जहां से इस एपिसोड की हमने शुरुआत करी थी। अब इसके बाद वाली चीजें मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाई हैं तो उसको भूल जाओ। इसके बाद एनसीईआरटी फिर से अपनी बातों को रिपीट करती है कि नंबर ऑफ एंटिटीज जो कि एक मोल के अंदर होती है वो होती है इतनी, या फिर इसे हम प्यार से बोलते हैं 6 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। इसे ही हमने बोल रखा है एवोगाड्रो कांस्टेंट या फिर Na। और लास्ट में एनसीईआरटी बताती है कि आपके पास अगर एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एक मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड है, ऑल्दो चीजें अलग अलग हैं आपके पास, लेकिन उसके अंदर जो नंबर होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। क्यों? क्योंकि आपने तीनों का 1 मोल लिया था। इसके बाद एनसीईआरटी हमें बताती है कि कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है और कार्बन 12 जो है वो एक आइसोटोप है कार्बन का। फिर एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया गया है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट उतना ही मास होता है जितना कि कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 हिस्से में होता है। और ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। एंड एट द एंड एनसीईआरटी 1 एएमयू की वैल्यू लिख देती है दैट इज 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब एक चीज पहले बता देता हूं कि आपको मास ऑफ 1 कार्बन आइटम को याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि साइंटिस्ट ने कैसे डिटरमाइन किया था, क्योंकि ये बात एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली लिखी हुई है कि साइंटिस्ट ने कार्बन के एक एटम के मास को फाइंड किया था यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो प्लीज इस बात को याद रखना और इस वैल्यू को याद नहीं रखना। तो आओ एंट्री करते हैं कंसेप्ट भैया की अदालत में, जहां पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे एंड हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको 10 सेकंड्स मिलेंगे।
क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन कर रही है कि साइंटिस्ट को इतनी बड़ी लार्ज काउंटिंग यूनिट की जरूरत क्यों पड़ गई। और यार इसका रीजन मैंने आपको इतने प्यारे तरीके से समझाया कि जो एटम्स होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं एंड इसीलिए उनके अलग अलग मास को मेजर करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 U की वैल्यू पूछिए दैट इज 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है 1 U को आप कैसे डिफाइन करते हो। तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन 12 के एक एटम को आप 12 हिस्सों में डिवाइड कर दो और जो एक हिस्सा होगा उसे आप बोल दोगे 1 U। तो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं इन्होंने 1 U और 1 ग्राम को रिलेट करने की कोशिश करी है। तो आओ पहले हम भी रिलेट कर लेते हैं। 1 U होता है 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। तो वैसे तो देख के ही समझ में आ रहा है कि 1 ग्राम जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है इससे, बट अगर आपको फील नहीं आ रही तो फील लेने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि जो 1 U होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.000 ऐसे करके बहुत सारे जीरोज आएंगे एंड लास्ट में आएगा 167 ग्राम। दैट मीन्स 1 U और 1 ग्राम आपस में इक्वल नहीं है। कौन बड़ा है? 1 ग्राम बहुत बड़ा है 1 U से, तो 1 U जो है वो छोटा है 1 ग्राम से। तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, डेफिनेशन पूछी गई है 1 U की, तो बहुत ही सिंपल था यार। मास ले लो 1 कार्बन 12 एटम का और उसको डिवाइड कर दो 12 से, तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट हमसे कह रही है कि एक कार्बन आइटम का जो मास है वो बहुत ही कम है, जो कि सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि 1 U को डिफाइन किया है कार्बन 12 का इस्तेमाल करके, जो कि एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि जो 1 U होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम, जो कि अगेन करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट कह रही है कि 1 U को डिफाइन किया गया है ऑक्सीजन 16 के बेसिस पे, जो कि गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस लेक्चर के सारे क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिए हैं। सपोर्ट करते रहो यार कंसेप्ट भैया को, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। लेक्चर के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।